हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन से रिलेटेड एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि जीनोटाइप किस तरह कांस्टेंट रहता है। ये हमारे साइंटिस्ट किसने दिया था? हार्डी वर्नबर्ग ने। इन्होंने एक ऐसा प्रिंसिपल दिया था जो ये बात को साबित करता है कि किस तरह पॉपुलेशन में जीनोटाइप और एलील्स एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इससे हमें बहुत अच्छे से आनुवांशिक विविधता को अच्छे तरीके से समझ सकने में हेल्प मिल सकती है। तो मेरे नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा क्या टॉपिक है? हार्डी वर्नबर्ग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के आपका इवोल्यूशन से रिलेटेड भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जब सारे साइंटिस्ट ये बोल रहे थे कि जो इवोल्यूशन है उसके लिए जीन रिकॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है, किसी ने बोला नेचुरल सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट डिफरेंट आपके फैक्ट रखे थे कि इस तरह आपका इवोल्यूशन जो होता है कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस होती है। उसी टाइम में आपके हार्ड ने इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया? इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन में हम एक टाइम में ऐसा देखेंगे कि जीनोटाइप और आपके एलिस कांस्टेंट हो चुके हैं, बट उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। वो क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्राइटेरियाज को हम फॉलो करते हैं तो एक समय बाद आपके जीनोटाइप और एलिस, अब जीनोटाइप और एलिस क्या वर्ड है? एलिस यानी कि वन टाइप ऑफ, जो भी कोई आप जो भी कैरेक्टर ले रहे हो या फिर वन वन टाइप ऑफ जीन रहता है। जीनोटाइप यानी कि जो आपने एक स्पीसीज ली है वन सिंगल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिस बोलते हैं। और वही आपका जो सिंगल आपका जो एक तरह का जो जीन है वो क्या हो जाएगा? पेयर में हो जाएगा, तो वो जीनोटाइप हो जाएगा। एलिस क्या है? एक तरह की स्पीसीज है, और वही स्पीसीज को हम पेयर में लेंगे तो वो जीनोटाइप कहलाता है। तो यही बोला उन्होंने कि इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कवर करनी पड़ती है। और ये जो मोस्टली जो आपका हार्डीवर ने जो प्रिंसिपल दिया था वो मोस्टली दिया था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बाद। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी किसने दिया था? ये नव डार्विनवाद। डार्विन की बहुत सारी आपके, जैसे कि डार्विन ने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, इन सबको काफी बहुत सारे साइंटिस्टों के मत थे, उसके अकॉर्डिंग वही सब चल रहा था। तभी हार्डीवर ने ये प्रिंसिपल दिया कि एक कंडीशन के बाद जीनोटाइप और एलिस आपके क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। ना तो आपका इवोल्यूशन जो है वो जीन रिकॉम्बिनेशन से होता है, ना ही उसके लिए क्या होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, और ना ही किसी तरह का म्यूटेशन। ये सारी चीजें अगर हम इस क्राइटेरिया पर फॉलो अप करेंगे तो क्या होगा कि हमारी पॉपुलेशन है जो क्या होगी, वो उसमें आपका जीनोटाइप और एलिस इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? आपकी पूरी तरह से कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि क्या उन्होंने बोला था। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने अपने पॉपुलेशन के बेस पे क्या दिया? एक क्राइटेरिया दिए। अगर वो सारे स्टेप हम फॉलो करते हैं तो हमारे क्या होता है, जो भी स्पीसीज है या पॉपुलेशन है उसके जो जीनोटाइप है और एलिस वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। इसको नॉन इवोल्यूशनरी पॉपुलेशन भी बोलते हैं, यानी कि जो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन आएगी उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इवोल्यूशन से रिलेटेड म्यूटेशन भी नहीं देखने को मिलेगा। ये सारे हम देखेंगे कि क्या इन्होंने अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल हार्डी वेनबर्ग इन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप या आपका जीनोटाइप एंड एलिस, इनकी फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है, जनरेशन टू जनरेशन कुछ भी चेंज नहीं होता है जीनोटाइप और आपके एलिस में। टू फॉलो क्राइटेरिया, कुछ मतलब क्राइटेरिया है जिनको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पॉपुलेशन में जीनोटाइप और एलिस क्या आपके कांस्टेंट हुए। क्या क्या देखो कंडीशन है। पहला तो उन्होंने बोला कि लार्ज पॉपुलेशन का हमें सेट लेना है। जहां भी हम ये प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो वहां पर पॉपुलेशन हमें लार्ज स्केल पर लेना है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? लार्ज स्केल पर। अब लार्ज स्केल पर क्यों लेना है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जेनेटिक ग्रुप के बारे में भी बताया जिसे अभी हम आगे देखेंगे। तो पहला इनका क्राइटेरिया क्या था? लार्ज पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन हमेशा लार्ज, स्मॉल पॉपुलेशन पे हमें ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है।
लार्ज पॉपुलेशन। फिर आपका क्या है, रैंडम पॉपुलेशन। रैंडम पॉपुलेशन जैसे आपका ये कोई आपका हैबिटेट हैबिटाल है जहां पर आपकी 1 2 3 4 5 6 टाइप की पॉपुलेशन है। यहाँ पर इस तरह की आपकी 6 टाइप की क्या है, स्पीसीज है। तो जो हार्निवर बोलते हैं कि इनमें रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। रैंडम मेटिंग यानी कि कोई किसी के भी साथ मेटिंग कर सकता है। ऐसा जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या है कि हमारे पास चॉइस रहती है कि हम इसको लाइफ पार्टनर बना सकते हैं, इसके साथ हम। तो ऐसा इनमें नहीं, इन्होंने बोला कि जितनी भी तरीके की स्पीसीज उस पॉपुलेशन में आ रही है वो हर किसी के साथ इंडिविजुअल क्या कर सकती है, रैंडम मैटिंग कर सकती है। सेकंड क्राइटेरिया ये था। थर्ड था कि म्यूटेशन नहीं, इसमें किसी भी तरीके का कोई म्यूटेशन अप्लाई नहीं करना है। फिर फोर्थ कंडीशन था नो नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कि भाई कि जैसे अपने इवेंट में जो भी इन्वायरमेंट इवेंट है उसके टाइम में, तो जैसे जैसे मसल्स को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो बॉडी बिल्डर है उसका बच्चा बॉडी बिल्डर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी बिल्डिंग की है तो वो उसने इन्वायरमेंट में उतना स्ट्रगल करके अपने मसल्स को इम्प्रूव किया है, वो उसके बच्चे में नहीं जा सकती है। तो ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। और आपका लास्ट है माइग्रेशन, यानी कि जो हमने एरिया फिक्स किया है, जिस पॉपुलेशन पे हम प्रिंसिपल लगाने वाले हैं, वो पॉपुलेशन में कोई भी स्पीसीज बाहर नहीं जाएगी और कोई बाहर की स्पीसीज अंदर नहीं आएगी। ये कितने आपके 6 क्राइटेरिया थे जो कि किसने, आपके हार्डी वेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल पे लगाए थे, फॉलो किए थे। उन्होंने बोला था किसी भी पॉपुलेशन पर अगर ये 5 स्टेप फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जो एक टाइम के बाद क्या होगा कि आपका जीनोटाइप और एलिस क्या होंगे, पूरी तरह कांस्टेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जेनेटिक गिफ्ट की हमने बात की। जेनेटिक गिफ्ट क्या होता है कि मतलब जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन है तो वहां पर क्या है, इन्होंने बोला जीनोटाइप और एलिस क्या है, फिक्स हो गए, कांस्टेंट हो गए। बट कभी बाय चांस चेंज इन द जीनोटाइप एंड आपका एलिस, बाय चांस बोले तो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कि अर्थ क्यू हो गया या फिर फ्लूड आ गया, तो ये इससे क्या होगा कि वहां की पॉपुलेशन में जो भी आपका सडन मतलब बाई चांस, बाई चेंज जो हो रहा है बाई चांस हो रहा है, मतलब किया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही क्राइटेरिया बता दिया है कि आपका म्यूटेशन नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। तो वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसकी वजह से जीनोटाइप और एलिस क्या हो गए, बाई चांस चेंज हो गए, उसको आपको जेनेटिक गिफ्ट बोलते हैं। अब जेनेटिक गिफ्ट कैसे काम करता है? जेनेटिक गिफ्ट जो आपका है हमेशा प्रोपोर्शनली रहेगा किसके, पॉपुलेशन की साइज पे। अगर पॉपुलेशन साइज बड़ा है तो जेनेटिक गिफ्ट का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, और अगर पॉपुलेशन साइज छोटा है तो जेनेटिक गिफ्ट का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसे समझिए कि आपके पास 100 केजी पोटैटोज है, उसमें से आपने 1 केजी पोटैटोज को अलग कर दिया, तो आपके पास जो क्वांटिटी बची 100 केजी की, उसमें आपने 1 को लेस किया, 1 केजी ही लेस किया, तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पोटैटो है अभी भी सफिशिएंट अमाउंट में है। मगर अगर उसी में आपने 40 केजी अलग कर दिया तो आपको वो अमाउंट क्या लगेगा, लेस लगेगा। तो यही आपका जेनेटिक गिफ्ट का भी फॉर्मूला है। यही आपका फैक्ट पे बात करते हैं कि जैसे जैसे हम पॉपुलेशन साइज को बड़ा करेंगे तो जेनेटिक गिफ्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमें उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही हम पॉपुलेशन साइज को कम करेंगे जेनेटिक गिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। जेनेटिक गिफ्ट क्या है आपका, कि आपके जीनोटाइप और एलिस में चेंज बाय चांस, इसे करवाया नहीं जा रहा, म्यूटेशन नहीं हो रहा है, माइग्रेशन नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बाय नेचर क्या हो गया, चांस बाय चेंज हो गया। तभी हम जेनेटिक गिफ्ट को वहां पर फॉलो करेंगे, किस फार्मूले से, पॉपुलेशन साइज पर। तो यहाँ पर समझ लगा कि किस तरह हार्डी वेनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है पॉपुलेशन के बेस पे, उसके डिफरेंट डिफरेंट भाई साइंटिस्टों ने भी अपने अपने इफेक्ट दिए। किसी ने बोला कि जीन रिकॉम्बिनेशन, ह्यूगो डेविस ने क्या बोला कि म्यूटेशन मतलब जरूरी है, डार्विन ने, लैमार्क, सब ने अपने अपने फैक्ट दिए। किसी ने बोला कि आपका वेरिएशन होना चाहिए, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक माइग्रेशन भी होना चाहिए, जीन माइग्रेशन। तो उन सबके बीच में हार्डी वेन ने
अपना ये प्रिंसिपल दिया कि भाई हम ये सारी फॉलो करेंगे कंडीशन, लार्ज पॉपुलेशन वाली, रैंडम मैटिंग वाली, और म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, और माइग्रेशन भी नहीं होना चाहिए। कोई भी उस पॉपुलेशन से बाहर भी नहीं जाएगा, ना ही कोई नया कुछ भी क्वांटिटी अंदर आएगी। तब हम क्या करेंगे, एक फिक्स पॉपुलेशन को पा सकते हैं जिसमें कि आपके एलिस और जीनोटाइप क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। समझ लगा। अब जीनोम और एलिस, एलिस क्या है, एक ही तरह का वन, एक सिंगल पीस या फ्रेगमेंट, और आपका जीनोटाइप क्या है कि एलिस डबल कॉपी हो जाए। किसी भी चीज का एक कॉपी जो है, सिंगल कॉपी, उसको हम क्या बोलेंगे, ये याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन आता है और आप क्या करते हो कंफ्यूजन में, या फिर आपको क्लियरिटी नहीं होती है कि एलिस क्या है, जीनोटाइप क्या है। एलिस हमेशा याद रखना है सिंगल कॉपी, किसी भी कैरेक्टर का आपका सिंगल कॉपी जो है उसे एलिस बोलते हैं, और इसी एलिस का डबल कॉपी हो जाता है तो उसे जीनोटाइप बोलते हैं। क्योंकि आपका हार्नी-वर्क प्रिंसिपल आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, जीनोम और एलिस पे। जब आप जीनोम और एलिस में ही कंफ्यूज रहेंगे तो आगे आप क्या ही न्यूमेरिकल इसकी सॉल्व करोगे, और क्या ही इसकी इक्वेशन जो दो दी हैं वो कैसे आपको क्लियर होंगे। क्योंकि जब आप ये फैक्ट ही नहीं कर रहे हो कि क्या कांस्टेंट हो रहा है आपका एलिस और जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, एलिस की दो कॉपी, और सिंगल कॉपी है तो उसे क्या बोलेंगे, एलिस, और कॉपी डबल हो गई तो उसे क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। ये छोटी छोटी चीजें आपको क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर रखना है, ताकि आप कहीं से भी, आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए। इक्वेशंस आती हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इनका देखेंगे कि इन्होंने क्या इक्वेशन दिया, किसने, हार्डी वेनबर्ग ने अपने जो प्रिंसिपल दिया उसमें दो इक्वेशंस दी थी। अब इक्वेशंस किसके बेस पर दिया इन्होंने, ऑर्गेनिज्म के बेस पे। तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने देखिए कैसे देखा था, जेनेटिक बेस पर आपके डोमिनेंट और रिसेसिव, ये कैरेक्टर के बेस पे देखा था हमने। समझ आया है ना, जेनेटिक्स में हमने ये सब पढ़ा है। तो ऑर्गेनिज्म क्या, एक डोमिनेंट है और एक आपका रिसेसिव है। तो डोमिनेंट को इन्होंने कैपिटल टी माना, एज्यूम किया, और रिसेसिव को स्मॉल टी। आज जैसे कि हमने बताया कि ये पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर क्या है, कुछ स्पीसीज क्या है आपके पॉपुलेशन की फॉर्म में रह रही है, 06। तो अब ये आपके डोमिनेंट और रिसेसिव है। अब इन्हीं डोमिनेंट और रिसेसिव में हम यहाँ पर जीनोटाइप देखेंगे तो इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा कि ये आपका कैपिटल टी, स्मॉल टी, और आपका एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये क्या है आपका जीनोटाइप है। जीनोटाइप क्या होता है, देखिए सिंगल कॉपी है तो उसे हम एलिस बोल रहे हैं, और एलिस का डबल कॉपी आ जाता है तो उसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसको याद रखेंगे तभी आपके ये इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल राइट हो पाएंगे। फिर आपको देखिए गिवन दिया इन्होंने P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, एक ये दिया, दूसरा इक्वेशन दिया P प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिया गया। अब देखिए इसका P क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल्स। डोमिनेंट एलिल्स की फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर A मान ली, कैपिटल A। और अब Q क्या है, Q आपका यहाँ पर क्या है, Q जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिल्स, इसको हमने स्मॉल ए माना। समझ आया, एलिल्स है तो कैपिटल ए है, तो इसे हम P से आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि ये क्या है, एलिल्स है। समझ आया। अब एलिल्स की डबल कॉपी क्या होता है, जीनोटाइप। तो अब ये P है तो यहाँ क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, तो ये जीनोटाइप हो जाएगा। समझ आएगा, एलिल्स क्या है P, और जीनोटाइप क्या है, सिंगल स्पीसीज की सिंगल कॉपी क्या है एलिल्स, और डबल कॉपी स्क्वायर, तो ये जीनोटाइप में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर हमने कैपिटल ए से किया है एलिल्स को आइडेंटिफाई, तो जीनोटाइप को क्या करेंगे, डबल ए से करेंगे, तो ये। अब यहाँ पर हम ये इक्वेशन देखते हैं, ये जो आपका P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, जब हम इसको खोलेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें समझते हैं, यहाँ P है, P क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द, फ्रीक्वेंसी वर्ड देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है अपना कि किसी भी चीज को जितनी बार हम रिपीट करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल में यही बताया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि कंडीशन दिया है उन्होंने, क्राइटेरिया दिया है, म्यूटेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और आपका
लार्ज पॉपुलेशन है और आपका मैटिंग भी कैसी है, रैंडम है, इन सब को देखते हुए क्या हो रहा है वहां पर, ये सारी चीजें क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो हमने देखा कि एलिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिस की क्या है, रिकॉम्बिनेंट एलिस कैपिटल ए है, और यहाँ हमने एलिस को देखो कैपिटल ए से किया है, तो हम पी की जगह ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बट हमारा फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, डबल ए लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है? क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर हमने क्यों डबल ए लिखा है, क्योंकि यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, आपके एलिस लिख रहे हैं, और ये एलिस क्या है, पीको एलिस आपका पीको, अब प्लस क्यू स्क्वायर, अब क्यू क्या है, रेसेसिव एलिस है, रेसेसिव एलिस को हमने स्मॉल ए एज्यूम किया था, स्क्वायर है तो डबल ए हो जाएगा, समझ आया। अब यहाँ पर 2pq, अब ये 2pq में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब ये 2pq क्या है भाई, ये जो 2pq है ये हेट्रोजाइगस है, क्या है, ये तो प्योर डोमिनेंट है, ये प्योर रिसेसिव एलिस है, बट ये क्या है, ये जो PQ है ये आपका हेट्रोजाइगस है, समझ आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2AA, समझ लगा। जब आपको हेट्रोजाइगस निकालने को बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो आप 2pq करेंगे, बच्चे pq कर देते हैं, 2pq करेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला p प्लस क्यू का होल ट्वाइस कैसे निकलेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और वो 2pq यहाँ तो लिखते हैं फार्मूले में, मगर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पर 2 इंटू pq करने की जगह p इंटू क्यू कर देते हैं, ये मिस्टेक होती है। आप देखिए, एज्यूम किया था हमने कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेस है जहां पर पॉपुलेशन हमने इस प्रिंसिपल के थ्रू लिया। अब यहाँ जीनोटाइप देखो, आपका कैपिटल डी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे डोमिनेंट एलिस की, डोमिनेंट एलिस की फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना आपका 6 है, और वहां पर आपके फीचर्स क्या है, एक डोमिनेंट है और एक आपका रिसेसिव है, तो यही हम निकालेंगे। यहाँ पर 2 स्पीसीज हमने लिया है, एक डोमिनेट और रिसेसिव, और कितने स्पीसीज है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो अब हम इसको करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है, क्लियर है ना कि ये 1/3 कैसे आया, कि हमने एक पर्टिकुलर स्पेस लिया है, वहां पर क्या है, कोई पॉपुलेशन है, उसमें 6 टाइप ऑफ स्पीसीज है, और 6 टाइप ऑफ स्पीसीज में हमने 2 टाइप के एलिस और जीरो टाइप को ऐड किया है, कौन कौन से आपके, रेसेसिव और डोमिनेंट, तो ये 1/2 हो गया। अब हम देखिए यहीं पर दिखाएंगे कि एलिस की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एलिस हमने क्या एज्यूम किया था, कैपिटल टी एलिस था डोमिनेंट, इसको एलिस की फ्रीक्वेंसी करेंगे a इज इक्वल टू 6/12। 12 क्यों किया, क्योंकि 6 स्पीसीज है तो एलिस 6 है, बट आपकी जीनोटाइप क्या है, डबल हो गए, बताया था मैंने कि सिंगल कॉपी आपकी एलिस है और डबल हो जाएगी एलिस की कॉपी तो जीनोटाइप हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, जीनोटाइप डबल हो गया, तो 6 का डबल क्या हो गया 12, तो 6/12, तो 50% डोमिनेट होंगे और 50% रिसेसिव होगा। ये कंसेप्ट क्लियर है आया, क्योंकि जब तक आपके रिसेसिव और डोमिनेट इक्वल नहीं होंगे तो कांस्टेंट कहाँ से होंगे जाके, तो ये सारे चीजें जब आपको क्लियर आ गई हैं तब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े कंसेप्ट को और देखेंगे और इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगी जिससे कि आपको समझ में आएगा। कहीं भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पहचाने कि हार्ड इवेंट का न्यूमेरिकल, तो वहां पर रैंडम मीटिंग लिखा होगा, रैंडम मीटिंग लिखा रहेगा, या फिर रैंडम मीटिंग को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, ये भी लिखा रहेगा, ये वर्ड भी यूज रहेगा। फिर वहां डिसीज यूज होती है कि 100 पॉपुलेशन है, उसमें 100 जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें 1 जो है वो सिकल सेल एनीमिया से अगेंस्ट है, तो हमें वहां पर फॉर्मूला लगाना है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसमें कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं वो भी हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। अब न्यूमेरिकल करने से पहले हम पूरा आपको सिस्टमेटिक एक जगह लिख देते हैं, इससे पहले हमने लिखा बट वो आपको इतना सिस्टमेटिक आप अपने से लिखोगे कैसे क्या करोगे, तो मैं एक पूरा फाइनल आपको बता के एक बताती हूँ कि किस तरह। तो आपका जेनेटिक गिफ्ट इसी से रिलेटेड है, जेनेटिक गिफ्ट को हम सीवॉल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। देखो अदर नेम भी याद रख रहा है, कभी कभी क्वेश्चन अदर नेम का भी पूछ देते हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। तो ऐसे ही आपका जेनेटिक गिफ्ट ना लिख के क्वेश्चन में लिख देंगे सीवॉल राइट इफेक्ट, सीवॉल राइट इफेक्ट को ही हम जेनेटिक गिफ्ट बोलते हैं। ये क्या है, पॉपुलेशन साइज पर डिपेंड कर, जैसे पॉपुलेशन साइज बड़ी होगी
तो जेनेटिक गिफ्ट क्या होगा, हमें नहीं इफेक्टिव दिखेगा, और अगर पॉपुलेशन साइज छोटा होगा तो हमें जेनेटिक गिफ्ट इजीली वे में इफेक्टिव नजर आएगा। फिर हमने इक्वेशंस देखी, ये प्रिंसिपल की p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और p प्लस क्यू होल स्क्वायर। ये अब इसमें तीसरी एक इक्वेशन और है, p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर, आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr एंड 2pr। अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ से आया, तो ये हमारा स्पेशल केसेस के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि मल्टीपल एलिस है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में मल्टीपल एलिस को भी इन्वॉल्व कर देते हैं एग्जामिनर, तब आपको ये वाला इक्वेशंस लगाना है। ये सिंपल आपका रेसेसिव है, डोमिनेंट है, सिंगल सिंगल है, यहाँ पर एक से ज्यादा एलिस प्रेजेंट होते हैं यानी कि मल्टीपल एलिस है। तो ये यहाँ पर यूज होता है, इसका एग्जाम्पल है आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO। AB जो ग्रुप है, जब हम इससे इफेक्टिव किसी पॉपुलेशन का जो हार्डी प्रिंसिपल से निकालेंगे ना जीनोटाइप और आपका एलिस का कांस्टेंट, तब वहां पर हमें फ्रीक्वेंसी, तब इस फॉर्मूले का यूज करना पता रहना चाहिए कि हमारा जो तीसरा भी फॉर्मूला है जो क्या करता है, मल्टीपल एलिस को फॉलो करता है। अब देखिए डोमिनेंट एलिस हमारे क्या है, कैपिटल ए से। ये सब मैं इसलिए यहाँ पर एक तरफ लिख दिया है ताकि आपको न्यूमेरिकल में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। डोमिनेंट एलिस कैपिटल ए, वैसे ही आपके रेसेसिव एलिस इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिस, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार रिपीट, जितनी ज्यादा बार रिपीट करेंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिस क्या है आपका ए, क्योंकि अब क्या है पर्टिकुलर हमने एक एरिया चूज कर लिया, वहां की पॉपुलेशन है, 6 टाइप ऑफ स्पीसीज है। अब उसमें ही वो क्या करेंगे, मैटिंग करेंगे, रैंडम मैटिंग करेंगे, यानी कि उस स्पीसीज से किसी के भी साथ मैटिंग कर सकते हैं। असॉर्टमेंट क्या होता है, वो ह्यूमन बीइंग में फॉलो होता है। जैसे कि वहां चूजिंग होती है, हम चूज करेंगे कि हमें क्या करना है, किसके साथ करना है, कैसे करना है, तो यहाँ असॉर्टमेंट पैटर्न होता है। बट पॉपुलेशन के कांस्टेंट वाले फॉर्मूले में आपका रैंडम मैटिंग यूज होती है, वहां पर आपका असॉर्टमेंट मैटिंग यूज नहीं होती है। तो रैंडम मैटिंग यानी कि जो 6 स्पीसीज में किसी के भी साथ आपकी मैटिंग हो सकती है। तो उसी में आपके क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिस क्या है, ए है, इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसेसिव एलिस की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, स्मॉल ए, इसे क्यू से करेंगे। डोमिनेंट जीनोटाइप, अब जीनोटाइप देखो यहाँ डबल ए हो गया क्योंकि सिंगल कॉपी को हम एलिस बोलते हैं, और वही एलिस जब डबल कॉपी में हो जाता है तो जीनोटाइप होता है। और आपका पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब आपका हेट्रोजाइगस यानी कि एक स्मॉल ए होगा और एक कैपिटल ए होगा, और क्या होगा 2pq, pq भी आपका स्मॉल होगा। समझ लगा, ये सारे टर्म है जो आपको एक जगह अपनी कॉपी पे कैसे लिखने हैं सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि आपको न्यूमेरिकल में इजी वे में फॉलो करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी न्यूमेरिकल गलत होने के कोई भी चांसेस यहाँ से क्रिएट ना हो। क्योंकि चीजें जब क्लियर होंगी, आपको सारे टर्म पता है कि एलिस क्या है, जीनोटाइप क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो वहां तो कुछ रॉन्ग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब आप हर चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे ना, तो हर चीज आपको स्मूथ वे में चलती रहेगी। मगर हाँ, आपने यहीं पर कंफ्यूज हो गए, वहां पर हेट्रोजेनस पूछा है और आप फार्मूला याद किए 2pqr, फार्मूले में राइट लिख रहे हो, क्योंकि बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि फार्मूला तो पूरा राइट करे, बट जब सोल्यूशन कर रहे हैं उसका तो वहां पर 2pqr की जगह केवल pq कर दिया, और हमारा न्यूमेरिकल तो सही है, ऐसा है। तो आपको इस छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए हम अपना पहला एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इन अ रैंडम मीटिंग, रैंडम मीटिंग को और क्या बोलते हैं, पैनमीटिक पॉपुलेशन भी बोलते हैं। तो रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन क्वेश्चन में लिखा होगा तो आप पहचान जानना रैंडम मीटिंग कि ये क्या है, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। तो इन अ रैंडम मीटिंग, रैंडम मीटिंग आपको यहाँ क्लू देता है कि ये किससे रिलेटेड, रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिस, अब डोमिनेंट एलिस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको पहचानना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन सा डेटा दिया है और कौन सा आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिस, और आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव जीनोटाइप, और फोर्थ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस आपका ये। तो पहले तो आप ये देखो कि ये
टर्म का सिंबल्स क्या है? तो सबसे पहले आपको डोमिनेंट एलिस दिया हुआ है, तो डोमिनेंट एलिस क्या है आपका पी, क्योंकि हमने उसे क्या लिखा था, कैपिटल ए लिखा था, बट ये क्या है पी। तो ये हमें दिया हुआ है, पी की वैल्यू क्या दिया है 0.3, तो हमने यहाँ पर लिखा पी इज इक्वल टू 0.3, ये गिवन डेटा है हमारा जो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, सेकंड वन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिस। फार्मूला लगाएंगे P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P की वैल्यू हमें दी हुई है, Q की निकालनी है, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 करेंगे तो हमारा 0.7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव डोमिन आपका रेसेसिव एलिस की आ गई। अब सेकंड वन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोम। अब डोमिनेंट जीनोम क्या था हमारा, डोमिनेंट जीनोम हमारा इसको क्या बोलते हैं, पी। जीनोम है ना, तो जीनोम क्या हो जाएगा, एलिस का डबल कॉपी हो जाएगा, तो पी का डबल 2p, तो 2p को हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अंडरस्टैंड ना एवरीवन, लिख लिया। अब हम यहाँ डोमिनेंट जीनोटाइप लिखेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए और ए, समझ गए। अब यहाँ पी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0.3 हमें दिया है डेटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.3 इंटू 0.3, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.9, ये आ गया आपका डोमिनेंट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अब हमारा थर्ड वन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव जीनोटाइप। अब रेसेसिव जीनोटाइप को हमने क्या ही माना था, क्यू माना था कि नहीं माना था। अब ये जीनोटाइप है तो क्यू का डबल हो जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे जो हमने टर्म मांगे थे आपका डोमिनेंट और रिसेसिव एलिस के, क्या था, स्मॉल ए, समझ लगा। अब यहाँ Q की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्योंकि हमें P की वैल्यू दिया हुआ था, Q की वैल्यू 0.7 निकाली हमने, फार्मूले में लगा देंगे 0.7 इंटू 0.7, तो कितना आ जाएगा 49, समझ लगा। अब आया लास्ट वन हेट्रो, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजेनस। अब हेट्रोजेनस क्या था आपका, हेट्रोजेनस हमने देखा था कैपिटल ए और स्मॉल ए, और हमारा फार्मूले में क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो यहाँ पर हम 2pq निकालेंगे, समझ लगा, 2pq, कोई डाउट नहीं है ना किसी को, 2pq। अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम हेट्रोजेनस में, 2pq आपका क्या है 2 इंटू पी की वैल्यू हमने क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में 0.3 दिया है, स्टैंड, फिर हमारा क्या है क्यू की वैल्यू 0.7 हमने निकाला है, तो अब क्या आ जाएगा आपका 7 3 जा 21 42, क्या आएगा 0.42। तो इस तरह आपको न्यूमेरिकल बहुत ही केयरफुली करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को रीड करना है, 1 या 2 टाइम आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर रैंडम मैटिंग दिया है या फिर प्रिमिटिव पॉपुलेशन भी होगा तो उसका मीनिंग भी रैंडम पॉपुलेशन ही होता है। तो ये दिया हुआ है, और आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिस दिया है, तो डोमिनेंट एलिस से हम रेसेसिव एलिस को निकाल लेंगे, फिर रेसेसिव एलिस और डोमिनेंट एलिस हमारे निकल गए, तो फार्मूला बेस हम क्या करेंगे जीनोटाइप को भी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ऑफ आपका रेसेसिव जीनोटाइप और आपका डोमिनेंट और आपका हेट्रोजाइगस दिया है। तो ये अब कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में, ये रैंडम मीटिंग की जगह कोई डिसीज का नाम दिया रहेगा, तो वो डिसीज आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि वो डिसीज हमारी डोमिनेंट कैरेक्टर है या रेसेसिव कैरेक्टर है। तो अगर रेसेसिव है तो वो रेसेसिव एलिस को फॉलो करेगा, तो हम उसको करके फॉर्मूले में फिट कर देंगे। चलिए हम देखते हैं दूसरा अपना न्यूमेरिकल जो डिसीज बेस होगा। अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन 100 इंडिविजुअल, 100 इंडिविजुअल क्या है आपका 100 है इंडिविजुअल। अब आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, 1 is a sickle cell anemia, anemic, what will the frequency of heterozygous। क्या बोल रहे हैं कि रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है 100 ऑफ इंडिविजुअल आउट ऑफ 100, ओनली 1 अगेंस्ट सिक्किल सेल एनेमिक। तो सिक्किल सेल, पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो डिसीज है वो रेसेसिव डोमिनेंट आपका रेसेसिव एलिस है या फिर आपका डोमिनेंट एलिस है। तो आपका सिक्किल सेल एनीमिक क्या है, एक तरह से रेसेसिव डिसऑर्डर है, ये म्यूटेशन के अकॉर्डिंग होता है। ये हम देखेंगे जब हम
क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन में जब हम पढ़ते हैं कौन सा आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब हम पढ़ते हैं ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसी में आपके दो एग्जाम्पल, एक हीमोग्लोबिन और दूसरा है इंसुलिन। हीमोग्लोबिन आपके अपने आप में एसोसिएट किया रहता है टू टाइप ऑफ चेन, अल्फा 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 पॉलीपेप्टाइड और बीटा, टू अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और टू बीटा पॉलीपेप्टाइड। जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसी में जो अमाइनो एसिड होती है उसके 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामाइन होता है, म्यूटेशन के रिजल्टेंट वहां पर वैलिन आके अटैच हो जाता है और वहां म्यूटेट हो जाता है। डिसीज, कौन सी डिसीज डिसऑर्डर होता है? सिक्किल सेल एनीमिया। तो ये एक तरह से रेसेसिव है। क्या है? तो अब हमने क्वेश्चन से देखा कि क्वेश्चन में आपका क्या है? सिक्किल सेल, ये क्या है? एक तरह से रेसेसिव एलील्स है। तो रेसेसिव डिसऑर्डर है तो आपका रेसेसिव को हमने कैसे एज्यूम किया था? स्मॉल ए से। तो जीनोटाइप है तो डबल ए आ जाएगा क्योंकि एलील्स का कॉपी डबल कॉपी होता है जीनोटाइप। तो अब जीनोटाइप हमने, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोटाइप्स निकाल रहे, जीनोटाइप ए आपका क्या दिखा है? 100 इंडिविजुअल यानी कि 1/100 हो जाएगा। और आपका जो जीनोटाइप है रेसेसिव उसको हम क्यू स्क्वायर करते हैं, जब क्यू 1/100, अब क्यू का पावर इधर आ जाएगा तो √1/100 हो जाएगा, तो यहाँ 1/10 हो जाएगा। और क्यू की वैल्यू आपकी क्या निकल आएगी? क्यू की वैल्यू आपकी निकल आएगी 0.1। अब हम ये वाला इक्वेशन लगा के P + Q = 1, P की वैल्यू निकाल लेंगे। P क्या है आपका? डोमिनेंट जीनोटाइप होगा, इसका निकाला हमने तो हमारा 1 - 0.1 0.9 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस हमने देखा था कि हेट्रोजाइगस में आपका एक रेसेसिव एलील्स होगा और एक आपका डोमिनेंट, तो यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए। और आपका हेट्रोट्रॉफ में क्या हो जाएगा? 2pq, फॉर्मूला बताया था ना, p + q का होल स्क्वायर क्या बन रहा था? p² + q² + 2pq = 1। आपने याद रखना है 2pq, तो यहाँ पर कैसे वैल्यू निकलेगी? ये 2 है, p की वैल्यू हमारी क्या निकली थी? 0.9 निकली थी। और आपका q की हमें दिया था तो हमारा 0.1 निकला था। अब इसको आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। समझ लगा आपको? इसी तरह क्वेश्चंस को समझना है कि आपके अगर डिसीज दिया है तो वो डिसीज किस तरह का जीनोटाइप है, रेसेसिव है या डोमिनेंट है, और उस तरह से आप क्या करोगे आगे अपने फॉर्मूले को बेस करके। अब हम एक और देखते हैं जिसमें आपका दूसरी तरीके का है। अब देखिए हम थर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी एक डिसीज है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ रेसेसिव कंडीशन affect about one genotype in 2500 babies in United States। क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट में 2500 बेबीज किससे इफेक्टेड है? आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये डिसीज है। ये भी आपकी एक तरह से क्या होती है? रेसेसिव, आपका क्या है? रेसेसिव जीनोटाइप है। रेसेसिव जीनोटाइप है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे जीनोटाइप का 1/2 क्या है? 2500 है तो q² यहाँ √ आ जाएगा, तो जब √ यहाँ का रिमूव होगा तो कितना हो जाएगा? 0.004 हो जाएगा। ये q की वैल्यू आ गई 0.02। अब हम p + q = 1 ये इक्वेशन का अप्लाई करके p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो p की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 0.008। और हमारा क्या हेट्रोजेनस यहाँ पूछा है? कैरियर में हेट्रोजेनस ही जाएगा, तो ये हेट्रोजेनस को क्या हम देखेंगे? ये हेट्रोजेनस हमारा 2pq हो जाएगा। तो 2pq को क्या हो जाएगा कि आपका 2 इंटू जो हमारा q की वैल्यू है p की वैल्यू रख के करेंगे तो 3% आ जाएगा। समझ आया? तो आपको इस तरह क्वेश्चंस को करने हैं। तो दो और तरीके से, डिफरेंट तरीके के मैं बता देती हूँ जिसमें कि आपके फॉर्मूले बेस है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें 100% श्योर हो जाएंगे आप। अब देखिए कुछ एक अलग तरीके का, जैसे कि इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन। अब रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन है जिसमें कि आपको इसमें दो तरीके के हम आपको फाइंड आउट करना बताएंगे। एक है 65 इंडिविजुअल आर होमोजाइगस डोमिनेट। होमोजाइगस है तो कैपिटल ए। इसी तरह 15 इंडिविजुअल आर होमोजाइगस रिसेसिव, ये स्मॉल है, और 30 इंडिविजुअल आर हेट्रोजाइगस।
क्या हुआ कि हमारा जो रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है उसमें 65 जो है इंडिविजुअल क्या है आपके डोमिनेंट एलीस है, और 15 जो है आपके क्या है रेसेसिव एलीस है, और आपके 30 जो है हेटेरोजाइगस एलीस है। आप देखिए इसमें नंबर ऑफ एलीस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एलीस, और नंबर ऑफ एलीस आ जाएंगे तो हम देख लेंगे कि फाइंड आउट जीरो, क्योंकि हमें पता है एलीस क्या है सिंगल कॉपी और जीनोटाइप क्या है डबल कॉपी ऑफ एलीस। तो यहाँ पर हमने देखा 4 एलीस, 4 एलीस, तो आपका फॉर्मूला लगेगा n+n+1 हो अपॉन 2। तो यहाँ पर जो n है नंबर ऑफ एलीस को आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है नंबर ऑफ एलीस को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ एलीस, आप जीनोटाइप हम यहाँ देखेंगे तो जीनोटाइप क्या है नंबर ऑफ एलीस क्या है हमारे 4 है, 4 + 4 + 1/2, तो ये 20/2, तो कहाँ आ जाएगा जीनोटाइप 10 आ जाएगा। समझ आया, यहाँ पर जीनोटाइप क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलीस वर फाइंड जीनोटाइप, तो जीनोटाइप निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला n+1/2, n क्या है नंबर ऑफ एलीस है। अब इसी न्यूमेरिकल में हम दूसरी चीज भी दिखाएंगे, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील्स। यहाँ देखो रेसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला इसी के बेस पे हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे कि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या है ये कैपिटल ए, तो डोमिनेंट रेसेसिव, क्यों हमें निकालना रेसेसिव एलील्स, तो ये किससे निकलेगा, पहले हम डोमिनेंट एलील्स निकालेंगे फिर कहीं इसी को आपका किस में कन्वर्ट कर देंगे रेसेसिव में। तो यहाँ पर कैपिटल ए 1/2 ये फॉर्मूला हमारा आएगा, क्या आएगा ये फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ डोमिनेंट कितना दिया है 65, 1/2 आपका हेटेरोजाइगस कितना दिया है 30 दिया है, तो यहाँ 30 हो जाएगा, और टोटल इनको प्लस कर लेंगे 5 5 10 और 6 और 3 9 और ये 10, तो क्या हो गया 110। तो 110 ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, और इस तरह 65 + 15 अपॉन 110, और आपका क्या हो जाएगा 80 अपॉन 110, तो आपका 8/11 आपका आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे होमोजाइगस रेसेसिव, रेसेसिव के लिए भी हम यही वाला लिस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या स्मॉल है और यहाँ हेटेरोटॉप्स होगा, फॉर्मूला रख देंगे 15 है आपका 15 इंडिविजुअल है, 15 + 1/2 30 110, और आपको 15 + 15 अपॉन 110 30 अपॉन 110, तो यहाँ 0.27 करके कुछ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने आपसे कुछ 4 से 5 न्यूमेरिकल करवा दिए हैं कि किस तरह आपका कहीं पर डिसीज दिया रहेगा, तो वहाँ आपको डिसीज को फाइंड आउट करना है कि डिसीज आपकी रेसेसिव है या फिर आपकी डोमिनेंट है, किस एलिस में है, और जिस एलिस में होगा, और एलिस अगर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिस का दिया है तो हम जीनोटाइप निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलिस अगर हमारा ए है तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, ए, और हेटेरो में क्या करेंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए, यानी कि रेसेसिव और डोमिनेंट एलिस होगा जो कि 2PQ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आपको आपका हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन या प्रिंसिपल से कोई डाउट रह गया होगा। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा डाउट कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों को भी दिखाएं कि मतलब ये किस तरह आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। साथ ही आपको एक बेटर नोट्स की कॉपी भी बनानी है जिसमें आप हर चीज को बहुत सिस्टमेटिक तरीके, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्राइटेरिया पूछ देते हैं। तो हार्डी वर्क के क्राइटेरिया क्या है कि आपका लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, साइज पॉपुलेशन नहीं, क्योंकि अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो आपका क्या होगा जेनेटिक गिफ्ट वहां पर इफेक्ट करेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि इसमें क्या रहे लार्ज पॉपुलेशन रहे। सेकेंड वन क्या था रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग यानी कि जो 6 स्पीसीज हमने पॉपुलेशन में लिए हैं वो आपस में किसी के साथ भी मेटिंग कर सकते हैं। असॉर्टमेंट मेटिंग नहीं होनी चाहिए, असॉर्टमेंट मेटिंग ह्यूमन बीइंग में होती है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे करेंगे क्या करेंगे। बट इसमें आपका क्या है रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, म्यूटेशन ना के बराबर, और आपका इविल अब यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होता है, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, और आपका क्या म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए, और साथ ही आपका नो माइग्रेशन यानी कि कोई भी स्पीसीज उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के एरिया में ना ही एंटर करनी चाहिए और ना ही अंदर से बाहर जानी चाहिए। तो ये जो आपके 5 फैक्ट है
इसी के बेस पे आपका हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन पूरा फॉलो करता है, प्रिंसिपल फॉलो करता है, और इसे हम नॉन इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पर ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारा पूरा हुआ है। तो इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ अपना रिवीजन करेंगे, बेटर अपने न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह बने रहेंगे।